Okay, so in yesterday's class, basically, we went over the basic introduction of cell membrane and transport, and we discussed कि हमारे पास basically जो हमारी cell membrane है, वो किस चीज से बनी हुई है? वो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड से। एंड फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में बेसिकली we have what? We have one glycerol, which is bonded to two fatty acid molecules, and one OH of glycerol is bonded to what? It is bonded to a phosphate group. Now, the fatty acid tails, because they're composed of the CH bonds, they have what? They have a non-polar nature. On the contrary, this phosphate group, because it has negative charge over it, it is a charged species. And we've understood that charged species, be it polar compounds or be it ionic compounds, they form bonds with water. Okay? Now, moving forward, हमारे पास होता क्या है? हमारे पास एक phosphate head होता है जिसको हम एक circle से represent करते हैं और एक हमारे पास fatty acid tails होती हैं, ठीक है? So this is our general representation of what? A phospholipid molecule. ओके सो मूविंग फॉरवर्ड अनदर थिंग हम इस तरह से अपने एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने बाइलेयर्स को अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास मेम्ब्रेन्स में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विद द फॉस्फेट हेड्स फेसिंग द एक्वस एनवायरनमेंट। एक तरफ से वो हमारे पास सेल का जो आउटवर्ड बाउंड्री होगी, आउटवर्ड एनवायरनमेंट होगी, जो कि हमारा टिश्यू फ्लूइड होगा, उसको फेस कर रहे होंगे। वो भी हमारे पास बिकॉज इट्स अ टिश्यू फ्लूइड क्या होगी? एक्वस एनवायरनमेंट होगी। और जो इनवर्ट्स एनवायरनमेंट ऑफ द सेल है वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है। दैट अगेन इज एन एक्वस एनवायरनमेंट, अ फ्लूइड बेस्ड एनवायरनमेंट। तो आपकी जो phosphate heads and the hydrophilic water loving phosphate heads, they will always point towards the aqueous environment. Why? Because the polar phosphate heads can, oh sorry, the hydrophilic phosphate heads, they can form hydrogen bonds with the water molecules. ठीक है? We also said that हमारे पास जो basically membrane की thickness होती है, जो membrane की width होती है, उसको हम diffusion distance भी बुलाते हैं, and which is what? It is 7 nanometers. Okay. Now, moving forward, हमारे पास आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड के अलावा और क्या-क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं in our fluid mosaic model. Let me draw a membrane structure in front of you. Okay. तो हमारे पास you have your phospholipids. So this is basically what? ये आपके पास आपके फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। Some of them are spanning throughout the entire length of the phospholipid bilayer, and some are just present where they are present in the external environment. Okay. So now, if you could notice, आप क्या क्या नोटिस कर सकते हो कि आपके पास सबसे पहले तो आपका ये आ गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. This is your phospholipid bilayer. अच्छा, अब आप दो किस्म के प्रोटीन्स देख सकते हो. एक तो ये दोनों प्रोटीन्स हैं जो कि थ्रू आउट द थिकनेस, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बाइलेयर स्पैन कर रहे हैं. इनको हम क्या बुलाते हैं? इनको हम बुलाते हैं इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स.
और फिर आप देख रहे होगे कि ये जो प्रोटीन्स है हमारे, ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है खाली बाउंड्रीज पर। बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं, बाउंड्रीज का एक वर्ड होता है पेरिफेरी। आपके जो एजेस होते हैं या आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनको हम पेरिफेरी बुलाते हैं। एंड देयरफॉर देयर these proteins which are not spanning throughout the length of the phospholipid bilayer and they're only present on the surface on the boundary of the phospholipid bilayer, ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग एक्सट्रिंसिक यानी बाहर की सरफेस पे, इंटरनल रीजन या इंटरनल सरफेस में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते, ये खाली एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, या फिर हम इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी, द बाउंड्री ऑफ व्हाट, ऑफ योर phospholipid bilayer. Now, इन दोनों टाइप्स ऑफ प्रोटीन को, बी इट इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और योर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इनको कलेक्टिवली हम क्या बुलाते हैं, हम इनको कलेक्टिवली बुलाते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। नाउ नोटिस कि आपके पास कुछ फॉस्फोलिपिड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपको इस तरह से एक चेन नजर आएगी। सारे फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स पे नहीं, कुछ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स पे आपको किसी और मॉलिक्यूल की चेन नजर आएगी। नाउ कैन यू सजेस्ट कि हमारे पास इन फॉस्फोलिपिड्स को हम क्या बुलाएंगे? यस, सो बेसिकली हमारे पास जो हमारा ये स्टिकमैन स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर जब भी हम ये चेन लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वी वुड कॉल देम ग्लाइकोलिपिड्स। और ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, बीट आवर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, अगर इन प्रोटीन्स के ऊपर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है तो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, जैसे हम लोग जब हम लोग सेल स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वी टॉक्ड अबाउट कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स, और हमने कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था कि कोई भी दो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन मॉडिफिकेशन में जब हम गोल्जी वेसिकल्स का फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि गोल्जी वेसिकल्स में प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होती है, विच मीन्स कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ किसी और बायोलॉजिकल चेन की, सॉरी किसी और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की एक चेन अटैच कर दी जाती है। एंड वी सेड कि अगर प्रोटीन्स के साथ एक कार्बोहाइड्रेट चेन आकर लग जाएगी तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, और अगर प्रोटीन के साथ आपकी क्या कहते हैं एक लिपिड चेन लग जाएगी तो वो आपका लिपोप्रोटीन बन जाएगा। बिकॉज प्रोटीन इज योर मेन मॉलिक्यूल, तो जो स्टेम है या जो कंप्लीट नाम ऑफ द मॉलिक्यूल है वो किसका आ रहा है, वो प्रोटीन का आ रहा है। क्योंकि प्रोटीन से एक छोटी सी चेन आकर किसी और मॉलिक्यूल की अटैच हो रही है तो वो हम प्रीफिक्स में लगा देते थे और उसको लिपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन कहते थे। नाउ दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज अ प्रोटीन। इनके ऊपर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट चेन आकर अटैच कर जाएगी तो हम इनको क्या बुलाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ग्लाइकोप्रोटीन। और अब हमारे पास अगर लिपिड्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल्स है। हमने लिपिड्स में बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स पढ़े थे। तो अगर लिपिड्स के साथ कोई आकर हमारी कार्बोहाइड्रेट चेन बॉन्ड कर जाएगी तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बुलाएंगे। सो प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट्स चेन है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी, अगर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट चेन है तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, नाउ अच्छा एक और चीज जो हमारे उसमें प्रेजेंट होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बिटवीन योर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। कैन यू सजेस्ट कि ये जो मॉलिक्यूल्स बीच बीच में फॉस्फोलिपिड्स के मैं ड्रॉ करी हूँ ये क्या हो सकता है? हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो बेसिकली हमारे पास बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। वो विदिन द मेम्ब्रेन या ऑन द बाउंड्री ऑफ द मेम्ब्रेन नहीं, वो बेसिकली इमर्स्ड होते हैं, सैंडविच्ड होते हैं बिटवीन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। कैन यू सजेस्ट व्हाट दोस मॉलिक्यूल कैन बी, व्हाट दैट मॉलिक्यूल कैन बी व्हिच वी सी बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल? ओके, आई विल रिपीट इट फॉर यू। कैन यू ऑब्जर्व कि यहाँ पर मैंने फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में ये ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, राइट?
So these structures, this molecule is basically प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, एक दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो एक मोनोलेयर है उसके बीच में आप लोगों को नजर आ रहे होंगे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में सैंडविच्ड होते हैं। ये मेम्ब्रेन के रीजन में नहीं होते, ये बाउंड्री पर नहीं होते, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में घुसे हुए होते हैं। सो कैन यू सजेस्ट व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल? कोलेस्ट्रॉल, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कोलेस्ट्रॉल। Now let's quickly recap the things that we've understood or identified in a phospholipid bilayer. हमारे पास obviously phospholipid bilayer है, तो हमारे पास दो layers होंगी किसकी? phospholipid molecules की। हमारे पास जो phosphate heads होंगे वो boundaries की तरफ point कर रहे होंगे, और बीच में हमारी जो lipid tails हैं, fatty acid tails हैं, वो आपस में sandwiched होंगी। Then we have two different types of protein, integral proteins or peripheral proteins. They are also called extrinsic or intrinsic protein. इंटेग्रल प्रोटीन वो होते हैं जो थ्रू आउट द लेंथ पूरे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में स्पैन कर रहे होते हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो खाली बाउंड्रीज पे पेरिफेरी पर आपको नजर आ रहे होते हैं, उनको एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स पर मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट चेन्स आकर बाइंड कर जाती हैं, अटैच कर जाती हैं। वो लिपिड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जिन पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट चेन आकर बॉन्ड कर जाए, ऐसे फॉस्फोलिपिड्स को हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन गया। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लिपिड मॉलिक्यूल एंड अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, एंड देयरफॉर वी कॉल इट अ ग्लाइकोलिपिड। सब्सिक्वेंटली हमारे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उन पे कोई मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट चेन आकर बॉन्ड कर जाए, तो उन प्रोटीन्स को हम क्या बुलाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा जी, नाउ you've seen the structure, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कोई डायग्राम सी। दिस इज बेसिकली हाउ योर phospholipid molecule, sorry, your phospholipid bilayer looks like. आपके पास जो phosphate heads हैं, they are pointing towards the outside region. आपकी जो बाउंड्री है उसको हमेशा क्या चीज फेस करेगी? आप इस तरह से कह सकते हो कि आपके पास जो गेट होता है ना घर का, जो कि आपके गेट को, आपकी क्या कहते हैं, घर को चारों तरफ से बैक साइड, एक बैक साइड गेट होता है, एक फ्रंट साइड गेट होता है। सो यू कैन इमेजिन कि हमारे जो फॉस्फेट हेड्स हैं वो इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बैक साइड गेट है और फ्रंट साइड गेट है। तो हमेशा फॉस्फेट हेड्स ही फेस कर रहे होंगे दोनों तरफ की एक्वस एनवायरनमेंट को। आउटसाइड ऑफ द सेल वी हैव आवर टिश्यू फ्लूइड, एंड विद इन द सेल तो हमें पता है कि क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, राइट? नाउ इफ यू कुड नोटिस, हमारे पास जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो खाली सरफेस पे आपको नजर आ रहा है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसको आप इंट्रिंसिक बुलाते हो और इसको आप एक्सट्रिंसिक कहते हो। तो इंटीग्रल प्रोटीन इज स्पैनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो खाली पेरिफेरी पे, खाली सरफेस पे प्रेजेंट है। नाउ कोई हमारा प्रोटीन है एंड दिस प्रोटीन हैज व्हाट? दिस हैज अ कार्बोहाइड्रेट चेन ऑन इट, तो ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। नाउ इफ यू कुड नोटिस, ये वाला और ये वाला, they've showed us glycolipids basically, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से क्या चीज आकर अटैच हुई है? कार्बोहाइड्रेट चेन आकर अटैच हुई है। देन वी हैव छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स इमर्ज्ड बिटवीन द फैटी एसिड टेल्स। तो ये आपका बेसिकली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होगा। दिस इज हाउ योर मेम्ब्रेन्स लुक लाइक। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज, दिस मॉडल of membranes is called what? It is called a fluid mosaic model. ये हमारे दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकल्सन. They basically gave name to the membranes that they look like a fluid mosaic. Now, can you tell me why is it called a fluid mosaic model? It is sometimes asked in the exam paper, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, that why are membranes called, or why is the membrane arrangement given the name of a fluid mosaic model? अच्छा, if I ask you what is meant by membrane fluidity, कोई भी चीज अगर मैं कहूँ कि मेम्ब्रेन हमारी फ्लूइड है, सो व्हाट वुड यू मेक ऑफ इट? कि क्या हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो वाटर से बनी हुई है या किसी लिक्विड कंपोनेंट से बनी हुई है जिसकी वजह से हम उसको फ्लूइड बुला रहे हैं? तो क्लियरली हमारे पास जो हमारी मेम्ब्रेन है वो या तो प्रोटीन से बनी हुई है या फिर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई है। तो हमारे पास तो एक्वस या लिक्विड एनवायरनमेंट या वाटर एनवायरनमेंट का कोई सीन ही नहीं है, बिकॉज द फॉस्फोलिपिड टेल्स there would be fluidity. Um, you can say so, not completely. That is the reason.
But kind of, yes, it can make sense, but the actual reason why we say it's a fluid mosaic model or there is fluidity. Imagine आपने अपने secondary school में पढ़ा होगा arrangement of solids and liquids. So let me draw the arrangement of solid particles. ये आपके solid के particles हो गए, right? This is how the arrangement of solid particles we show. और यहीं पर अगर मैं liquid के molecules या liquid के particles दिखाऊं तो इनकी कुछ इस तरह की arrangement हम पढ़ते हैं, right? So now हमारे पास between solid and liquid आप क्या observe कर रहे हो कि जो solid है वो tightly packed है, correct? There is no movement or no mobility of particles fixed at their position, right? Yes, they can vibrate, but वो अपनी position change नहीं कर सकते. वो जहां पर है वो उसी जगह पे रहते हुए vibrate कर सकते हैं solid के particles. On the contrary, जो liquid के particles हैं, they are free to move within the substance, right? वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करके बेसिकली क्लस्टर्स में अरेंज्ड होते हैं और इनके पास मोबिलिटी होती है, मूवमेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं विद इन द सब्सटेंस रहते हुए. सो नाउ सॉलिड में क्या आप देख रहे हो कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सारे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड, दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस एंड दे आर नॉट मोबाइल, करेक्ट? ऑन द कॉन्ट्ररी लिक्विड पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर फ्री टू मूव विद इन द सब्सटेंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस in terms of our phospholipid bilayer. हमारे पास ये एक हमारी मोनोलेयर है, this is one monolayer and then this is the other monolayer. हमारे पास एक मोनोलेयर में जितने भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं. एक मोनोलेयर के अंदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्टिकल मूव करके इस वाले फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की जगह ले सकता है. ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल के साथ डिफ्यूज कर सकता है. तो बेसिकली द फॉस्फोलिपिड्स आर फ्री टू मूव via diffusion in their monolayer. तो फ्लूइडिटी की वजह क्या है कि हमारे पास जो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये कोई ऐसे रिजिडली पैक्ड नहीं है कि वो मूव ही ना कर सके, या बस वो ग्लू से एक दूसरे के साथ चिपके हुए और वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते. दे कैन मूव बट द कैच ओवर हियर इज विद इन द मोनोलेयर. एक मोनोलेयर के फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में मूव अबाउट कर सकते हैं. अब मोजाइक, मोजाइक क्यों कहते हैं? लेट मी शो यू अ मोजाइक. नाउ दिस इज बेसिकली हाउ अ मोजाइक लुक्स लाइक. ये आपके पास एक मोजाइक आर्ट है. अब आप एक चीज नोटिस करो, इस मोजाइक आर्ट में आपको डिफरेंट स्टोन्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट शेप्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं. आप कह सकते हो कि आपके पास different patterns and different colors and different shapes can be observed in a mosaic, right? अब आप यहीं पर आ जाओ अपने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड व्हाट कैन यू सी? आपको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, आपको इंटेग्रल प्रोटीन नजर आ रहा है, आपको पेरिफेरल प्रोटीन नजर आ रहा है, फिर कहीं कहीं आपको ग्लाइकोप्रोटीन नजर आ रहा है, कहीं कहीं आपको ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल ही नजर आ रहा है. So there are different shapes, different sizes of molecules, different types of molecule. तो overall एक scat. अच्छा, दूसरा आपके पास जो प्रोटीन्स है उनकी कोई फिक्स्ड या फिक्स्ड पैटर्न में दे आर नॉट अरेंज्ड, या उनका कोई सीक्वेंस नहीं है, दे आर अरेंज्ड इन अ वेरी स्कैटर्ड मैनर. तो जैसे आप मोजाइक देख लो, इसमें भी कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है कलर्स की या शेप्स की, बहुत स्कैटर्ड अरेंजमेंट है, स्कैटर्ड पैटर्न है, बट इट इज ऑल कमिंग टुगेदर, राइट? तो उसी तरह से हमारे पास जो स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है
वो एक मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर, मोजाइक लाइक अपीयरेंस दे रहा होता है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन की जो अरेंजमेंट है, ये बहुत स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड मॉलिक्यूल्स होती है, जिसकी वजह से एक मोजाइक लाइक शेप आ रहा होता है, लुक आ रहा होता है। So is this clear why we call it a fluid mosaic model? Any questions about it?